नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और प्राइम न्यूज के इस खास बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी में अब तक का सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आपको बता दें कि पहले स्थान पर कांग्रेस के पंडित नारायण दत्त तिवारी हैं, जिन्होंने 2002 से 2007 तक का कार्यकाल पूरा किया था। धामी के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून शामिल हैं। हम सबका हमेशा से यही प्रयास रहा है और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका बहुत लगाव हमारे राज्य उत्तराखंड से है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य। हम सबका हमेशा से यही प्रयास रहा है और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनका बहुत लगाव हमारे राज्य उत्तराखंड से है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य। हम सबका हमेशा से यही प्रयास रहा है और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनका बहुत लगाव हमारे राज्य उत्तराखंड से है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की अस्थिरतापूर्ण राजनीति में एनडी तिवारी जी के बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का एक सीमा है, उसको पार कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो एनडी तिवारी जी से भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अगला चुनाव में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी, हमारी सरकार बनेगी और नारायण दत्त तिवारी जी का रिकॉर्ड भी पुष्कर सिंह धामी जी तोड़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एक और उपलब्धि जुड़ गई है। जी हां, बीजेपी के सबसे लंबे नेता हैं जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अपना कार्यकाल पूरा किया है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पीछे छोड़ते हुए 3 साल 358 दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे कर लिए हैं। तो वहीं इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के अटूट विश्वास की वजह से वो इतना लंबा कार्यकाल पूरा कर पाए हैं और उनकी आगे की भी मंशा यही है कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में शामिल कराना है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न सिर्फ धामी के लिए उपलब्धि है, बल्कि अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न देशों से आए तेल क्षेत्र के अधिकारियों का उत्तराखंड में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश के सुरक्षा और किसानों की खेती के लिए ईंधन बहुत जरूरी है। ओएनजीसी कच्चे तेल के 70% और गैस के 84% उत्पादन में योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना रहा है। खासकर तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में पीएम ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए हर क्षेत्र को लक्ष्य निर्धारित करना होगा। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और कहा कि बीते 1 साल में तेल और गैस क्षेत्र में शानदार काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर प्राकृतिक गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश ने अनेक अनुसंधान के काम, अनेक रणनीतिक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ की है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ओएनजीसी के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से इस मीट के होने के बाद। और हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र में, तेल और गैस के अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रगति होगी, नवाचार बढ़ेंगे और इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी तीनों का बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हम इसमें भी एक वैश्विक शक्ति की ओर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह फैसला पार्टी की अनुशासनहीनता और गलत आचरण के आरोपों के चलते लिया गया है। दरअसल सुरेश राठौड़ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप था, जिसके लिए उन्हें पहले नोटिस जारी किया गया था। साथ ही दूसरी शादी के मामले में पार्टी ने संज्ञान लिया है। इसे लेकर पार्टी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि गलत आचरण करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है।
कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी को उनके अमर्यादित आचरण के कारण नोटिस जारी किया गया था और उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं पाया गया। इस कारण आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में NH 74 घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने PCS अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जो इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में अधिकारियों के घरों से नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ये घोटाला 2017 में सामने आया था, जिसमें जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई थी। DP सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है और ED ने पहले भी उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। तो NH 74 घोटाला मामले में ED की जो दबिश है वो लगातार जारी है और इस छापेमारी के दायरे में कई अधिकारी आ रहे हैं, कई PCS अधिकारी हैं और फिलहाल अगर बात करें छापेमारी के बाद प्राप्त हुई जानकारी की, तो कई दस्तावेज खंगाले गए हैं, कई जानकारियां ED को मिली हैं, साथ ही नकदी रुपये भी मिले हैं और कई अहम दस्तावेज भी प्राप्त किए गए हैं। फिलहाल ED लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आएगी। बढ़ेंगे आगे। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पूरे देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मनाई जा रही है। इसी के तहत सितारगंज के काशीपुर में भी आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। देखिए, जो 25 जून 75 के दिन कांग्रेस ने पूरे संविधान का मखौल उड़ाते हुए संविधान को तहस-नहस कर दिया और रातों रात इमरजेंसी थोप दी सब पर। मीसा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बंद कर दिया। जितने भी प्रेस थी, अखबार थी, छापाखाना थे, वहाँ की लाइटें काट दी और उनके संपादकों को जो थोड़ा सा भी उसमें लिख रहा था पता लगा, उनको गिरफ्तार कर लिया। संघ के लोग, RSS के लोग, अन्य पार्टियों के लोग थे, जनसंघ के लोग, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, सभी को गिरफ्तार कर लिया। अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी समेत एक लंबी फेहरिस्त है विपक्ष के लोगों के, उनको बंद कर दिया। लोगों के नाखून उखाड़ दिए, लोगों को भोजन नहीं दिया, लोगों को झोपड़ियों में रखा। इस तरह से जो व्यवहार किया, देश में उस समय एक बहुत बड़ा ज्वार उमड़ के आया कांग्रेस के खिलाफ, महंगाई के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार फैल गया था उस समय, लोगों के भूखों मरने की नौबत थी और कांग्रेस से लोग आजिज आ गए थे। उधर माननीय न्यायालय ने फैसला दे दिया था, जो 71 का चुनाव इंदिरा जी जीती हैं, अवैध तरीके से जीती हैं, अवैध संसाधनों का उन्होंने प्रयोग किया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसके संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की माने तो 24 जुलाई और 28 जुलाई को 2 चरण के तहत पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। वहीं 31 जुलाई को मतगणना होगी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। साथ ही जो वादा जुलाई के महीने में चुनाव करवाने को लेकर सरकार ने किया था, उसे भी पूरा करने जा रही है। पर जो रोक लगी थी वो हट चुकी है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे। 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो हैं 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई भर में चुनाव कराने का था, वो पूरा हुआ और चुनाव जो है विधिवत होंगे। पर जो रोक लगी थी वो
11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर रुड़की पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने हरिद्वार से नारसन तक कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हरिद्वार एसपी सिटी, हरिद्वार ट्रैफिक एसपी सहित भारी पुलिस अमला मौजूद रहा। इस एसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कांवड़ निरीक्षण के दौरान तय किया गया है कि कौन कौन से मुख्य मार्गों पर पुलिस पिकेट तैनात की जाएगी और अतिक्रमण को लेकर कहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा और कांवड़ के दौरान आने वाले शिव भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांवड़ पटरी का निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो कांवड़ यात्रीगणों को किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, उसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण इनके जहां पर ये लोग रुकते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जहां पर इनके सैनिटेशन के जो अरेंजमेंट्स हैं, इनकी जो जलपान की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसे शिविरों को चिन्हित करके वहां पर सुविधाओं को देखा जा रहा है। साथ में किसी प्रकार से कोई इनको कांवड़ लाने ले जाने पहले की कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उसको सुचारू रूप से चलाना। इधर राजधानी देहरादून और पर्वतीय जिलों में हुई भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के मद्देनजर दून पुलिस अलर्ट मोड पर है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस सभी थाना क्षेत्रों में लाउड हेलर के जरिए लोगों को सतर्क कर रही है। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। बारिश के दौरान नदी नालों की ओर न जाने और सतर्क रहने की भी अपील लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और आपात स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मलबा आने से बाढ़ की स्थितियां बन रही हैं, जिससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए 30 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड में 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थितियां बनती हैं और उससे निपटने के लिए जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाढ़ से निपटने के लिए परिस्थितियां बनाई जाएगी और उसके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। 30 तारीख को हम लोगों ने मॉक ड्रिल आयोजित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में निर्देश दिए थे कि मॉक ड्रिल कराई जाए बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ के बारे में जो बाढ़ से प्रभावित जनपद हैं हमारे 5 उत्तराखंड में, उन सभी में 30 तारीख को मॉक ड्रिल हम लोग करा रहे हैं। उसमें हम लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो जनपद की टीम हमारी है वो किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति से मुकाबला करने को तैयार है, किस तरह से लोग ट्रेंड हैं, किस तरह के उपकरण हैं, किस तरह से उनका रिस्पांस होता है, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उनसे त्रुटियाँ होती हैं। और मॉक ड्रिल के माध्यम से जो त्रुटियाँ होंगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उनको अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि एक्चुअल में जब कभी ऐसी घटना घटती है तो अपना सुचारू रूप से। उत्तराखंड के डोईवाला में बीती रात से हो रही बारिश के चलते नदी नालों में उफान है। नदी नालों में जल का स्तर काफी बढ़ गया है। बारिश को देखते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ एसडीआरएफ पुलिस को सतर्क रहने की हिदायत दी है। तो उत्तराखंड के डोईवाला में जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बारिश की वजह से किस तरीके से नदी नालों में उफान पर है और इसको लेकर एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लगातार रास्तों को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर उत्तराखंड के एक जिले से, जहां पर मानसून से पहले रुद्रपुर को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए विकास शर्मा ने सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और NHAI सहित नगर निगम के अधिकारियों की टीम ने कई जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अधिकारियों से बारिश से पहले जल निकासी की व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं निरीक्षण के दौरान NHAI ने जल निकासी के लिए कई काम कराने पर सहमति जताई है। साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति की स्थिति का भी जायजा लिया। बरसात के मौसम को लेके आज हम लोगों ने सिंचाई विभाग NHAI के साथ शहर का मौका मुआयना किया है। आज हमने जो NH74 है उस पे मेडिसिटी हॉस्पिटल के बगल में, हमारे रेशमबाड़ी जो कॉलोनी है उसके बगल में, होटल ली कैसल के बगल में और बगवाड़ा के अंदर 3-4 स्थानों पे जाके सर्वे किया है जहाँ पर निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। तो NHAI से हमारी बात हो गई है
NHI के PD विकास मित्तल जी ने हमें सहमति दे दी है, उसका निर्माण करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिन में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने के आसार बने हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई जा रही है। आम लोगों और चारधाम यात्रियों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लगातार जिस तरीके से तीर्थयात्रियों का आना जाना जारी है उसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन यानी कि 29 और 30 जून को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। अब बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई है, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बारिश तो जो हल्की से मध्यम है, जैसे मैंने बोला, वो लगातार ही वो चलने वाली है। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। दरअसल हाल ही में पर्वतीय क्षेत्रों में कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की जान गई। जिसको लेकर सचिव PWD पंकज कुमार पांडे ने रोड सेफ्टी को लेकर कहा कि निरंतर कार्य चल रहा है और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 3 सालों से क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभाग ने 1000 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी, जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उनका कहना है कि 90% काम पूरा हो चुका है। साथ ही सचिव PWD ने यह भी बात बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए 1 साल पहले सरकार ने निर्णय दिया था कि राज्य के जितने भी स्टेट हाईवे हैं उन सभी पर क्रैश बैरियर लगाए जाए, जिस पर भी कार्य चल रहा है। इसके साथ ही कहा कि ये उम्मीद की जाती है कि अगले 2-3 सालों में सभी स्टेट हाईवे पर क्रैश बैरियर लगा दिए जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पहाड़ों में कई बार गाड़ी नीचे गिर जाती है सड़क से, जिसकी वजह से बहुत गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसमें कई बार जनहानि भी होती है। तो उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 साल पहले ये रोड सेफ्टी पे काम स्टार्ट किया था। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का काम हमने सैंक्शन किया है और उस पर 90% ज़्यादा काम हमने कर लिया है। इसके बाद लास्ट ईयर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम जितने हमारे स्टेट हाईवेज हैं उनको 100% क्रैश बैरियर से कवर किया जाए। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि अगले 2 से 3 साल में जितने भी हमारे स्टेट हाईवे हैं उन्हें पूरा कवर किया जाए। इसके साथ साथ जो जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति जो रिकमेंड करती है, जिस भी पोर्शन को, जिस सड़क को, जिस टर्न को वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा इश्यूज़ हैं, इनको कुछ काम इसमें होना चाहिए, कटिंग करनी है या क्रैश बैरियर लगाना है या कोई और मेजर करने हैं जिससे एक्सीडेंट हम घटा सकें, तो उस रुड़की में पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते सैलानी नदी उफान पर आ गई है। आपको बता दें कि इससे सोलानी नदी और आसपास के खेतों में नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सोलानी नदी भी अपने उफान पर आ गई हैं और किसानों के फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। साथ ही ग्रामीणों ने फसलों के नुकसान होने पर नाराजगी जताई है। बस नाश हो गया तमाम। जो आपदा राहत कार्य कराए गए थे वो सही तरीके से नहीं हुए। हज़ारों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई। जो पेड़ लगाए थे भाई लड़कियों की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। आपदा राहत के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और बंदर बांट हुई। उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश ने लोगों को डरा दिया है। डोईवाला और देहरादून में मूसलाधार बारिश होने के कारण सुसवा नदी में जहां बाढ़ जैसे हालात थे, तो वहीं बसात में नालों का पानी उफान पर था। सुसवा नदी का पानी दुधली क्षेत्र में खेती और आबादी क्षेत्र में घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मानसून की पहली बारिश का ये हाल देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते प्रशासन को सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देना चाहिए था।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पानी जो है पूरा जितना भी अपना राजा जी पार्क का जंगल है वो पूरी रात बरसता है और बरसने के बाद सुसवा नदी में जो कहर बरसता है, ये जो पानी आता है, ये पानी की अधिकता की वजह से हमारा गांव जड़ौन सिमलास ग्रांट ये बहने की कगार पर है। और इसमें एक सोलर फेंसिंग भी हमारे राजा जी पार्क में लगाई गई थी और उस फेंसिंग की कुछ पोल्स वगैरह सब बह गए हैं। अब क्या होगा कि हाथी भी आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये जंगली जानवरों के आने से हमारे गन्ने हमारी खेती का भी नुकसान होगा। भी नागल बुलंदा वाले में कटा हुआ था और हमारा जो क्षेत्र है इसमें बांध है ही नहीं, केवल एक हाथी दीवार है बड़वाला में, उसके हाथी दीवार को उसमें बुनियाद नहीं है, सही से काम नहीं हो रखा और पूरा गांव बहने के कगार पे है। एक हल्की सी भी बाढ़ अगर रुक पड़ गया, पेड़ आ गया तो पूरा सिमलास ग्रांट नागल ज्वालापुर का बड़वाला गाँव बहने के कगार पे है। और ये रोकथाम के लिए हमने कई बार प्रयास किए हैं और उसमें प्रयास नहीं हो पा रहे, सरकार काम नहीं कर पा रही। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बांध लगे और बांध से सुरक्षित हो और इसमें ब्लॉक लगे जिससे पानी सुखा नहीं का पानी। बढ़ेंगे आगे। अगले महीने 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वहीं इस वक्त उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बॉर्डर क्षेत्रों की अगर बात करें तो हरिद्वार और देहरादून से ही कांवड़ यात्रा होकर निकलती है, जिसके चलते शहर के भीतर ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ सकती है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांवड़ मेले को लेकर 2 एस्पेक्ट्स हमारे महत्वपूर्ण हैं कि एक तो लोकल्स को कम से कम असुविधा हो, ट्रैफिक हमारा कम से कम बाधित हो और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना आने पाए, एडवर्स सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एन रूट जो सिविक कम्युनिटीज़ प्रदान करनी है या हमारी फोर्स के लिए फैसिलिटीज़ इंश्योर करनी है वो करवाई जाए। कांवड़ मेले को लेकर 2 एस्पेक्ट्स हमारे महत्वपूर्ण हैं कि एक तो लोकल्स को कम से कम असुविधा हो, ट्रैफिक हमारा कम से कम बाधित हो और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना आने पाए, एडवर्स सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। खबर रुद्रपुर से है, जहां जलभराव की समस्या सुलझाने के उद्देश्य से महापौर विकास शर्मा ने सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, NHAI, नगर निगम और गल्फार कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ शहर के विभिन्न जलभराव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। वहां अधिकारियों से बरसात से पूर्व जल निकासी की व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इससे पहले महापौर ने नगर निगम कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बरसात के दौरान जलभराव और जर्जर और झूलते विद्युत तारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इसी बैठक के तहत उन्होंने अपनी टीम के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जलभराव के कारणों को जानने की कोशिश की। साथ ही साथ समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। इस निरीक्षण की शुरुआत रोडवेज स्टेशन के पास डीडी चौक से की गई, जहां जरा सी बारिश में ही जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इस पर नाराजगी जताते हुए महापौर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। बरसात के मौसम को लेके आज हम लोगों ने सिंचाई विभाग NHI के साथ शहर का मौका मुआयना किया है। आज हमने जो NH74 है उस पे मेडिसिटी हॉस्पिटल के बगल में, हमारे रेशमबाड़ी जो कॉलोनी है उसके बगल में, होटल ली कैसल के बगल में और बगवाड़ा के अंदर 3-4 स्थानों पे जाके सर्वे किया है जहां पर निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। तो NHI से हमारी बात हो गई है, NHI के PD विकास मित्तल जी ने हमें सहमति दे दी है, उसका निर्माण करेंगे। उत्तराखंड सूचना महानिदेशालय में कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और साथ ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला। महानिदेशक द्वारा जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर महानिदेशक का कहना है कि कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, उन पर जल्द काम किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है, जल्द विभाग की परेशानियों को दूर किया जाए।
नहीं, देखिए कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी गठित हुई, उनका शपथ है और जो उनकी मांगें थी बहुत ही जेन्युइन हैं और उस पर निश्चित रूप से जो अच्छी बात है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी उनकी समस्या है हमने कहा उसका समाधान करेंगे और कार्यकारिणी भी इस बात को लेकर उत्साहित है कि जो उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनका निर्वहन और भांति करेंगे। प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।